हेलो मेरे बटर कप्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। आपकी होस्ट भी बिल्कुल ठीक है। तो चलें बगैर किसी इंतज़ार के जो हमारे नावल का बकिया हिस्सा था हम उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नावल में क्या हुआ है। वो हाथों में मुंह छुपाए रोने में मसरूफ हो गई थी। बहराम दूर से भी उसके वजूद की लर्जिश महसूस कर सकता था। डर लगा, तकलीफ हुई। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं तुम्हारे साथ। क्या अब तुम उसकी तकलीफ जान सकती हो जिसके साथ ये सब हुआ। बहराम की बात पर वो अपना रोना भूल जाती। हूर, छोटी सी 5 साल की बच्ची, उसने ये सब बर्दाश्त किया है। क्या तुम उस बच्ची की तकलीफ जान सकती हो। वो तो तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, मर गई। और वो सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ, तुम्हारे बाप की आंखों के सामने हुआ। आखिर में उसकी आवाज फट गई थी। वो खुद पर जब्त करता, खामोश हो जाता। फरी को लगा वो सांस नहीं ले पा रही। इतना जुल्म, इतना सितम उस बच्ची पर। अगर मैंने कुछ करना होता तुम्हारे साथ तो कल रात ही कर देता। हाँ, तुम्हें किडनैप भी इसीलिए करवाया था, पर मैं चाह कर भी इतना नहीं गिर पाया। बहराम के स्पाट अल्फाज फरी को सिमटने पर मजबूर कर देते। बहराम उसे देखे बगैर ही रूम से बाहर निकल जाता। फरी अभी भी कांप रही थी। सर, उसका पूरा नाम फरोजा है, फरोजा अल्ताफ। सब उसे प्यार से फरी कहते हैं। उसके बचपन में उसकी मंगनी कर दी थी उसके तायाजाद माहद से। वो वकालत कर रहा है, साथ साथ अपने डैड का भी ज्वाइन किया हुआ है। काफी अच्छा लड़का है वो। बस बस, मैंने उसका इस्तिखारा करने को नहीं कहा। सेक्रेटरी की आखिरी बात पर बहराम उकताकर हाथ उठाता, उसे रोक देता, जबकि बहराम की बात पर कोरे कारपोर के साथ ही कहका छूट जाता, जिस पर सेक्रेटरी अपनी जगह शर्मिंदा हो जाता और बहराम गुस्से से उसे घूरता। हा हा सॉरी, अब नहीं हंसूंगा। हा हा सॉरी, अब तेरे दांत निकले तो कसम से तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। बहराम की बात पर कोरे हंसी छुपाने के लिए मुंह पर हाथ रखकर उससे रुख ही बदल लेता। यार बारी, कोरे की पुकार पर बहराम उसे खा जाने वाली नजरों से देखता। सॉरी बहराम, यार मैं सोच रहा था उस लड़की को खाना दे आऊं। पता नहीं बेचारी को कितनी भूख लगी होगी। नहीं बिल्कुल नहीं, उसे भूखा रहने दो। ये क्या बात हुई, तो आखिर चाहता क्या है। कोरे बहराम की बात पर चिढ़ जाता। मैं उस लड़की को तकलीफ देना चाहता हूँ, उसे अजियत देना चाहता हूँ ताकि उसके बाप की रूह तड़पे। बहराम की बात पर कोरे का मुंह खुल जाता। बहराम, इस इंसान की रूह वैसे भी सुकून में नहीं होगी, उस बेचारी को तकलीफ देना लाजमी है क्या। ज्यादा हमदर्द मत बनो उसके। कोरे बहराम की बात पर बड़बड़ा कर रह जाता। या अल्लाह, मेरी बच्ची, वो ले गए मेरी बच्ची को। रहीला बेगम को जब से पता चला था कि उनकी बेटी घर से गायब है, वो तब से चीख पुकार कर रही थी। पुलिस किसकी भी खबर करते तो क्या करते। उसे तो पूरी दुनिया से छुपा कर पाला था। लोगों की नजरों में तो ये दोनों बेऔलाद थे। रहीला बेगम और अल्ताफ को इतने सालों से जिस चीज का डर था वही हुआ था। वो तड़प रही थी। बस एक गलती की थी उन्होंने उसे बाहर जाने की इजाजत देकर, जो अल्ताफ के जीते जी तो कभी मुमकिन नहीं हो सकी थी। माहत के डैड को शुरू से ही सब पता था। भाभी, अब एक ही रास्ता है हमारे पास, इनको सच बता दें। जबरान यानी माहत के डैड, उनकी बात पर रहीला तड़प कर उनको देखती। कभी नहीं, वो हमारी बच्ची छीन लेंगे, हम उन्हें कुछ सच नहीं बताएंगे। लेकिन भाभी, अगर फरोजा के साथ उन्होंने कुछ गलत कर दिया, उसे मारने की कोशिश की, तो भाभी हमें फरोजा की जान बचाने के लिए तो सच बोलना पड़ेगा ना। ये देखो बहराम, कितनी प्यारी है ना ये। असफंद की बहन अपनी बेटी को जन्म देते ही वफात पा गई थी। उनके जीजा ने बेटी रखने से इनकार कर दिया था, तो असफंद उसकी बेटी को अपने साथ अपने घर ही ले आए थे। बहराम छोटी सी गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुआ था। डैड, ये हूर है जो जन्नत में होती है। हाँ बिल्कुल, ये हमारी हूर है। बहराम की मासूमियत पर असफंद मुस्कुराकर बाद में सर हिलाते। आसिया बेगम ने हूर को दिल से लगाकर पाला था। हूर के 3 साल जबकि बहराम के 10 साल के होते ही उनका निकाह कर दिया था। असफंद नहीं चाहते थे कि हूर को दुनिया की ठोकरें लगें। वो अपनी हूर को अपने पास ही रखना चाहते थे। और सबसे बढ़कर बहराम उसका बहुत ख्याल रखता था। बहराम के घर में दादा दादी, मॉम डैड और हूर के अलावा उसका बचपन का दोस्त कोरे भी रहता था। वो एक ख्वाजा सिरा था। उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। वो अल्लाह से बहुत मायूस था जब उसे बहराम जैसा अच्छा दोस्त मिला और वो सब ठीक हो गया। वो इन सब से साथ ऐसे रहता था जैसे वो उसी घर का मेंबर हो। वक्त के साथ साथ वो उसने खुद को इतना बदल लिया था कि कोई उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वो ख्वाजा सिरा है। बस उसकी एक कमजोरी थी, क्यूटेक्स। क्या मैं भूल गया हूर को। नहीं बिल्कुल नहीं। फिर क्यों बार बार मुझे उस लड़की का ख्याल आता है। उसे तकलीफ देना भी चाहता हूँ पर दे भी नहीं पाता। फरी को अब कमर पर बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उस जालिम के हिसार में है। वो सामने ड्रेसिंग का मिरर देखती, बमुश्किल वो चलती उस तक आती और अपनी शर्ट थोड़ी उठाकर देखती तो लब भींच लेती। उसकी कमर पर नील पड़ चुके थे। इस जालिम पर वो फिर से रो पड़ती। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मैं किस जालिम की कैद में आ गई हूँ। प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज मेरी इज्जत की हिफाजत करें। वो फूट फूट कर कहती, वहीं बेड के पास जमीन पर बैठती चली जाती। वो नहीं जानती थी कि अब आगे उस पर क्या मुसीबत टूटेगी। कमरे में ठंडक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। वो एसी को देखती तो वो चल रहा था फुल तेज, पर उसका रिमोट वो कहीं नहीं था। ये भी एक नया जुल्म था। वो रोती हुई घुटनों के गिर्द बाजों को खला बनाए घुटनों पर सर रख देती। बेड पर
कम्फर्टर भी पड़ा था, लेकिन उसे होश कहाँ थी। हसैन साहब के एक रंग आ रहे थे, एक जा रहे थे। रहीला की कॉल सुनने के बाद वो शल हो गए थे। वो कैसे इस हकीकत को मान लेते। वो होश संभालते अगले ही पल बहराम को लाहौर कॉल मिलाते। रात होने को आई थी और बहराम बेचैन चक्कर काट रहा था। वो दोबारा उसे देखने भी नहीं गया था, खाने तक उसके लिए नहीं भेजा था, और मजे की बात खुद भी नहीं खाया उसने खाना। वो खुद नहीं जानता था कि वो इतना बेचैन क्यों हो रहा है। या तो वो जरूरत से ज्यादा अच्छा था, या बात कोई और थी। दादा की कॉल आती देखकर वो खुद को कंपोज करता, उनकी कॉल उठा लेता। अस्सलाम वालेकुम दादा, कैसे हैं आप? बहराम, क्या तुमने किसी लड़की को उठवाया है? दादा की दो टोक बात पर बहराम हैरान हो जाता। क्या क्या मतलब दादा आप? बहराम, मुझे सच सुनना है। बहराम आंखें मीच लेता। जी दादा, अल्ताफ की बेटी उठवाई है मैंने। दादा को लगा वो दूसरी सांस नहीं ले पाएंगे। वो दिल पर हाथ रख लेते। तुम जानते हो तुम किसको अगवा करके लाए हो? तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? दादा की फिसी फिसी आवाज उसे परेशान कर देती। दादा आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और किसके साथ कर रहा हूँ। नहीं बहराम, तुम कुछ नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि जो लड़की तुम्हारे पास है वो और कोई नहीं, अपनी हूर है, हूर। दादा की बात ने जैसे बहराम को सर्द कर दिया था। बहराम, वो हूर है, हमारे इश्मल हूर। वो मरी नहीं थी। जो बच्ची हमें मरी हुई मिली थी वो अल्ताफ की बेटी थी। हमारी हूर को अल्ताफ बचाकर अपने साथ ले गया था। उसने उसने उसे अपनी बेटी की जगह दे दी थी। बहराम अपने सर्द होते वजूद से बामुश्किल हरकत करता मोबाइल कान से हटाकर नंबर देखता जैसे वो बेयकीन हो, फिर फोन कान को लगाता। दादा आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? बहराम एक आखिरी तसल्ली चाह रहा था। बहराम, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे कुछ देर पहले अल्ताफ की बीवी की कॉल आई थी यहाँ अमेरिका। उसने मुझे सब सच बता दिया, इस डर से कि तुम इश्मल के साथ बदले की आड़ में कुछ गलत ना कर दो। बहराम का फोन उसके हाथ से फिसल कर सफेद बेदाग फर्श पर गिर जाता। वो दूसरे ही पल इश्मल हूर के रूम की तरफ दौड़ लगा देता। दुश्मन पार्टी ने उसकी बेटी को अगवा करके ये शर्त रखी थी कि अल्ताफ असफंद को अकेले बाहर लेकर आए और उनके हवाले कर दे। अल्ताफ को न चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा था, सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। पर जो उस बच्ची की किस्मत में था, वो अपनी बच्ची को नहीं बचा पाया था, और ना ही असफंद को। इश्मल को वो छुपा लाया था। इश्मल को उसके घर वालों के सपुर्द उसने एक महीने बाद कर देना था, पर उसके आने से उसके दिल का जख्म जो बेटी को खोने से बन गया था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने को था। इश्मल उसे डैड कहती थी। उसे इश्मल में अपनी फरोजा नजर आती थी, पर उसने आखिरी के तहत इश्मल को पूरी दुनिया से ही छुपाकर अपने आंगन का फूल बना लिया। वो खुद भी अपनी फैमिली समेत सबसे छुप गया था। वो जल्दी से अपनी जेब से चाबी निकाल कर रूम अनलॉक करता, दरवाजा खोल देता। दरवाजा खुलते ही फ्रीजर किसी सर्द हवा जैसा झोंका उसके खुश आमदीद कहता। वो चौंक कर कमरे में दाखिल होता। कमरा नहायत सर्द था। वो आस पास हूर को तलाश करता था। वो नजर आ जाती। वो बेड के पास ही जमीन पर घुटनों पर सर रखे बैठी हुई थी। बहराम एक पल के लिए कमरे की सर्द फिजा को भी भूल गया था। वो बस एक टक उस लड़की की शक्ल में मोजे को देख रहा था जो उसकी जिंदगी में हुआ था। वो धीमे कदम चलता, उसके करीब आ जाता। हूर, मेरी हूर। वो पंजों के बल झुकता, उसके सर पर हाथ फेरता, फिर कंधे पर हाथ रखता कि रुक जाता। उसका वजूद बर्फ बना हुआ था, सर्द, बिल्कुल सर्द। वो जल्दी से उसका सर उठाता, उसका चेहरा सामने करता। वो आंखें बंद किए होश से बेगाना थी। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। वो तड़प कर उसे बाजू में उठा लेता। अभी तो वो सैर तरह खुश भी नहीं हुआ था कि ये सब। वो उसे बेड पर लिटा देता और खुद जल्दी से एसी का रिमोट ढूंढने लग जाता। वो उसके लिए सजा के तौर पर एसी तेज कर गया था। वो पर रिमोट भी ना चाहते हुए बेड पर रख गया था कि वो बंद कर सकती, पर अब वो रिमोट वहां भी नहीं था। वो झुक कर नीचे देखता तो रिमोट नीचे गिरा पड़ा था। वो जल्दी से एसी बंद करता, हीटर चला देता और खुद उसके पास आ जाता और उसका चेहरा थपथपाता। हूर प्लीज आंखें खोलो, हूर प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कितने साल तुम्हारे लिए तड़पा हूं मैं, और तुम आंखें ही नहीं खोल रही हो। हूर। वो कभी उसके हाथ मलता और कभी उसके पाँव, पर फिर भी ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा था। बहराम उसे दोबारा बाजू में भरता वॉशरूम ले जाता। वो उसे अपने साथ लगाए शॉवर के नीचे करता और गर्म पानी चला देता। गर्म पानी जैसे ही हूर पर पड़ता उसका सांस रुक कर चलता। उसके पूरे वजूद को झटका सा लगता। बहराम उसे बाजू में छुपाए अपने साथ लगाए हुए खड़ा खुद भी उसके साथ ही भीग गया था। जैसे जैसे हूर पर पानी गिर रहा था उसकी रंगत बहाल हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी आंखें खोलती तो हर तरफ धुआं ही धुआं था, लेकिन उस धुएं में कोई और भी था। वो फिर अपनी आंखें खोलती। हूर, हूर, तुम जिंदा हो मेरी हूर। वो दुश्मने जहां सामने ही खड़ा था, लेकिन बल्कि वो खुद उसके सहारे खड़ी थी, उसके बाजू में भीगती हुई। बहराम को अब समझ आया था कि क्यों ये लड़की पहली नजर में ही बहराम को मुतवज्जो कर गई थी। क्यों बहराम चाह कर भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पा रहा था। क्यों ये लड़की उसके हवासों पर बुरे तरीके से छा गई थी। बहराम मुस्कुराकर भीगी आंखों समेत उसका
सर चूमता, फिर उसे अपने सीने में भींच लेता। हूर बाहर आओ, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। हूर जो अभी उससे जान छुड़वाकर ऊपर रूम में आई थी दोबारा उसकी आवाज पर तप जाती। एक तो ये इंसान, वो पाँव पटकती, बाहर आती तो नीचे लाउंज में अपनी माँ और माहत को देखकर हैरान रह जाती। फिर दूसरे ही पर रोती हुई भाग कर नीचे आती, उनके गले लग जाती। मॉम मॉम आप आ गई, मॉम मेरी बच्ची तो ठीक है ना मेरी गुड़िया। वो अपनी मॉम के गले लगे रोने लग जाती। रहीला बेगम भी उसके साथ लगाए रो रही थी। बहराम नापसंदगी से हूर के आंसू देखता। बस करो हूर, अब तुम मजीद रोई ना तो मैं तुम्हारी मॉम को वापस भेज दूंगा। बहराम की दो टोक धमकी पर हूर के आंसू रुक जाते। वो चेहरा पूछती, उस दुश्मने जहां को देखती। मॉम ये इंसान कौन है और क्या ये सच कह रहा है? वो किसी छोटे बच्चे की तरह उनके बाजू में छुप कर कहती, जिस पर एक नजर बहराम को देखती। हाँ हाँ बता दें इससे सब सच, और ये भी बताएं कि अपने शोहर की कैसे खिदमत की जाती है। वो हूर की तरफ देखता, छुपा कर कहता, आखिर में माफी खेजी से कहता, इनको हूर के रूम में जाने का इशारा करता। हूर मामद को देखे बगैर ही मोम को साथ लिए अपने रूम की तरफ बढ़ जाती। वो इस साइको इंसान को कुछ दिनों में ही जान गई थी। अब माहत की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। बहराम माहत को सामने सोफे पर बैठने का इशारा करता, खुद भी उसके सामने टांग पर टांग रखकर बैठ जाता। मुझे नहीं पता था कि फिरोजा, मेरा मतलब इश्मल का आपसे निकाह हुआ है। वो बात का आगाज ही इसी बात से करता। तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों पर केस करवा सकता हूँ। तुम लोगों ने मेरी हूर को इतने साल अपने पास हम सब से छुपा कर रखा। वो गुस्से को जब्त करता स्पाट आवाज में कहता, ये चचा का फैसला था, हम बेबस थे, कोई इतना भी बेबस नहीं होता। खैर मैं तुम सब लोगों को हूर के सदके माफ करता हूँ, क्या याद करोगे? वो माहत की बात काट कर उसकी आंखों में देख कर कहता। फिर आखिरी में हूर को तसव्वुर करते हुए बोला था, क्या हुआ डॉक्टर, कैसी है हूर अब? बहराम डॉक्टर को कमरे से बाहर आता देख कर बोला था, हाँ ठीक है वो। अब जब वो होश में आए तो उनको सूप लाजमी पिलाएगा। हाँ एक और बात, जब मैंने उसके कपड़े चेंज कराए तो उसकी कमर पर नील के निशान थे, वो भी इनको काफी तकलीफ दिए रहे होंगे। डॉक्टर की बात पर बहराम अपने लब भींच लेता, उसे याद था वो सब भी। ये ट्यूब है, आधे घंटे बाद फिर अपनी मिसिस की कमर पर लगा देना। वो खामोशी से ट्यूब पकड़ लेता। कोरे चुप किए सब देख रहा था, वो भी ये सब जानकर बेयकीन था। कोरे डॉक्टर को छोड़ने बाहर आ जाता। बहराम दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होता, फिर मुड़कर दरवाजे को लॉक करता आगे बढ़ जाता। जहां वो बहराम की व्हाइट ट्राउजर शर्ट में बेड पर सुकून से सो रही थी। बहराम मुस्कुराकर हूर के गुलाब चेहरे को देखता, उसके पास आकर बैठ जाता। सुनो जाना, तुम वो हाथ हो जिसे अगर थामे तो उम्र भर की महरूमियां उम्र भर के लिए मिट जाती हैं। तुम वो आंख हो जिससे बद से बदतर शय में भी खूबसूरती दिखाई देती है। तुम वो दिल हो जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत दिल कहा जाता है। मेरी हूर, मेरी जान। वो मुस्कुराता है जिसके साथ ही उसकी आंख से आंसू छलक पड़ता। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि इतने साल जितनी अजियत में बहराम रहा था कि उसकी हूर ने कितनी अजियत उठाई होगी। जिस हाल में वो रह रहा था, एकदम से उसकी जिंदगी में ऐसा मुआवजा होना अल्लाह पाक का करम नहीं था तो और क्या था। अल्लाह ने तो उसकी हूर को एक आंच भी नहीं आने दी थी। वो मुस्कुराता, उसके माथे पर लब रख देता। उसे देखते वक्त कैसे गुजरा उसे पता ही नहीं चला था। वो अपनी वॉच पर टाइम देखता, फिर अपने हाथ में पकड़ी ट्यूब वो उठ कर चलता, हूर की दूसरी साइड पर आ जाता और आहिस्ता से उससे थोड़ा कंफर्टर हटाता। वो ट्यूब खोलकर थोड़ी सी उंगली पर लगाता और उसकी शर्ट साइड से थोड़ी उठाता। उसकी सफेद कमर पर नीले उंगलियों के निशान वाजिया थे। बहराम को बहुत बुरा लगता। वो आहिस्ता से ट्यूब लगा देता। दूसरी साइड पर जाने के बजाय वो उसके ऊपर से ही हाथ गुजार कर झुकता। दूसरी साइड पर ट्यूब लगाने लगता कि हूर की आंख खुल जाती और बहराम को यूं खुद पर झुकता देखकर उसे कुछ और ही लगता। वो बहराम को धक्का देती, उठ बैठती। बहराम इस उस्ताद पर बाजू का सहारा लेता, संभल जाता। क्या कर रहे थे मेरे साथ? वो डरती कंफर्टर अपने सीने तक करती बोली थी, हूर तुम गलत समझ रही हो, मैं बस ये ट्यूब। झूठ, दूर हो मुझसे जानवर, बेहिस इंसान, तुम जालिम हो। वो हाथों में चेहरा छुपाती रोने लग जाती। बहराम बेबसी से बेड से खड़ा हो जाता। प्लीज रो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम बस मेरी बात सुन लो। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? बहराम की बात पर वो चुप करके उसे देखती। बहराम उसे चुप करता देखकर सारी बात शुरू से आखिर तक बता देता। हूर बेयकीनी से उसे देखती। झूठ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच नहीं। हूर समझ नहीं पा रही थी। अच्छा फिर तुम मुझे खुद बताओ कि वो अल्ताफ तुम्हें बाहर क्यों नहीं निकलता था, और दुनिया में अकेली तुम ही क्यों, जिसे स्कूल जाने की भी इजाजत नहीं थी, बल्कि जिसके वजूद का ही बाहर किसी को नहीं पता था। इस बार हूर कुछ नहीं बोली थी। वो थोड़ा बहुत शक रह गया था। वो दादा से कॉल पर बात करके बिल्कुल खत्म हो गया था। हूर बिल्कुल चुप कर गई थी, जबकि बहराम भी बस दादा का वेट कर रहा था। बहराम ने हूर के लिए कपड़े वगैरह भी मंगवा दिए थे, जो वो बगैर कुछ बोले ही ले चुकी थी, और साथ ही उसके लिए एक लेडीज सेक्रेटरी का भी इंतजाम कर दिया था, दानीन। हूर और उसकी माँ दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। जब बहराम हूर को माफी खेजी से देखकर आईब्रो उचकाता, हूर मुंह बनाकर नजर फेर लेती। जी तो माँ जी, उम्मीद करता हूँ कि आप
آپ کی بیٹی مجھے شکایت کا موقع نہیں دے گی، وہ حور کو دیکھ کر رحیلہ بیگم سے کہتا۔ رحیلہ بیگم مسکرا کر حور کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ بالکل نہیں، اب یہ سچ میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دے گی، سب سچ میں نے اسے بتا دیا ہے۔ حور چوری نظروں سے سر تا پاؤں بہرام کو دیکھتی۔ دیکھنے میں جتنا اچھا تھا اخلاق اتنا ہی بد تہذیب تھا، وہ سوچ کر رہ جاتی۔ ماہد شروع سے ہی اس کے لیے اچھا دوست تھا، وہ دنیا میں نکلی ہی نہیں تھی تو کیسے جانتی آج کل کے پیارو یار کو۔ اس کا دل اس معاملے میں بالکل پاک رہا تھا، شاید بہرام کے لیے۔ وہ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ دادا جان آ جاتے۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں براؤن واسکٹ پہنے وہ کافی نحیف سوبر سے نرم گو سے تھے۔ وہ حور کو گلے لگا کر کافی دیر روتے رہے تھے۔ ان کے گلے لگ کر حور کو پہلی بار بہت اپنا احساس ہوا تھا، اتنا کہ الطاف کے گلے لگ کر بھی یہ سکون نہیں ملتا تھا۔ اس لمحے سے ہی وہ ساری اصلیت جان چکی تھی، اپنا خون اپنا پیارا اپنا ہی ہوتا ہے، پھر چاہے لوگ جتنی مرضی محبت دے دیں، لیکن ایک اپنا پھر بھی ان سب پیار کرنے والوں پر بھاری ہوتا ہے۔ دادا اسے اپنے ساتھ بٹھاتے بہت پیار کرتے۔ دادا میں بھی ہوں، آپ مجھ سے تو نہیں ملے؟ بہرام کے یوں منہ بنا کر کہنے پر دادا اور حور اسے دیکھتے۔ دادا یہ اچھا نہیں ہے، حور کے یوں کہنے پر بہرام کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا۔ کیا مطلب؟ میں نے معافی مانگ تو لی ہے یار، مسلسل 4 دن سے تمہاری خدمتیں کر رہا ہوں، پھر بھی میں اچھا نہیں ہوں۔ بہرام کے یوں کہنے پر حال میں کھڑے سب نفوسوں کا کہکہ جاندار تھا، سب سے بلند کہکہ کورے کا تھا۔ دادا آپ اسے کہیں کہ اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو میری خدمت کرنی ہوگی پوری زندگی، اور جب میں کہوں گی میری ہر بات ماننی ہوگی۔ حور کی بات پر بہرام آئی برو اچکاتا۔ ایسے کیسے؟ دیکھو بھائی صاف بات ہے، اگر میری بچی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ دادا کے ہاتھ کھڑے کر کے کہنے پر سب کا کہکہ ایک بار پھر بلند ہوا تھا۔ بہرام سر جھٹکتا کہ اب وہ کیا کر سکتا ہے یہ ماننے کے علاوہ۔ میں کیا کہہ رہی تھی بھائی صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا ہم حور کا دوبارہ نکاح کرا سکتے ہیں؟ میرا مطلب چاہے یہ میری اصلی بیٹی نہیں، لیکن میں نے پیار تو اس کو اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں ہر ماں کی طرح کہ کل آپ اس کا نکاح میرے گھر کروا کے اس کو رخصت کر کے لے جائیں۔ رحیلہ بیگم کی بات پر بہرام اور دادا کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، وہ سب خوشی خوشی راضی ہو گئے تھے۔ دادا کے اٹھ کر جانے پر حور خود کو اس دشمن جاں کے ساتھ وہاں اکیلا پا کر بھکلا جاتی۔ وہ خود بھی نہ محسوس طریقے سے وہاں سے نکلنے لگتی کہ بہرام اس کا بازو تھام لیتا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ وہ کھینچتی بہرام سے سینے سے جا کر لگتی۔ اگر تم ایک پل کے لیے میرے پاس آؤ تو میں تمہیں گلے لگا کر بتاؤں کہ تم سے دور رہنا کتنا تکلیف دہ تھا۔ بہرام کے سرگوشی پر حور کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ وہ ان 4-5 دنوں میں ہی جان گئی تھی کہ بہرام کی اپنے لیے محبت۔ وہ آہستہ سے اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار بنا لیتی۔ اب کی بار بہرام کے لبوں پر بھی پرسکون مسکراہٹ آ جاتی، وہ بھی پورے حق سے اس کا ماتھا چوم لیتا، خود میں سمیٹ لیتا۔ تو گائز ہمارا ناول ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ آپ کو یہ کیسا ناول لگا؟ آپ کو یہ ناول پسند آیا یا نہیں؟ آپ کی کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اور آپ مزید کون سا ناول سننا چاہتے ہیں مجھے اس کا نام بتائیے گا کمنٹس میں، تاکہ میں مزید وہی ناول آپ کے لیے پڑھوں۔ تھینکس۔